वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप मेरा पिछला लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, जो कि हमने बनाया था टॉपिक हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। उसी के एडवांस वर्जन में हम और आज जाएंगे और हम बात करेंगे आज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की। तो वेरी सिंपल थिंग, यदि एक इवेंट के अकरेंस से दूसरे इवेंट पे फर्क नहीं आता है तो हम कहेंगे इवेंट्स कैसे इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं? इफ the occurrence of one event doesn't affect the occurrence of other, we can say that the events are independent events. और यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम ऐसा कहेंगे two events A and B are said to be independent if probability of A intersection B is equal to probability of A times probability of B. इसी बात को दिमाग में रखते हुए 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। हमें दिया गया A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फॉर्मूला हो जाएगा ये 3/5 टाइम्स 1/5, तो हमारा आंसर आ रहा है 3/25। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों? 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. बताना है दोनों कार्ड्स ब्लैक होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कितने कार्ड्स ब्लैक होते हैं स्टूडेंट्स? 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो हम कहेंगे पहला कार्ड ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 26/52 और दूसरा कार्ड ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 25/51। तो एक कम क्यों हो गया? क्योंकि हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? विदाउट रिप्लेसमेंट कहा गया है, मतलब एक कार्ड हमारा कम है। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट बात करता हूं मैं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें 12 ऑरेंजेस गुड हैं और 3 कैसे हैं? बैड है। तो अप्रूव्ड कब होगा? अप्रूव्ड कब होगा? जब पहला संतरा अच्छा आ जाए, दैट इज 12/15। अब जो संतरा अच्छा आ गया उसको निकाल के अपन ने अलग रख दिया है, तो अब अच्छे संतरे कितने बचे हैं भाई? 11/14 और तीसरा हो जाएगा 10/13। सो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन को टॉस किया है तो क्या आया बच्चों? हेड्स। उसके बाद में क्या फेंका गया है? डाई। तो डाई के साथ तो 1 2 3 4 5 6। सेम स्टोरी विथ T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ चुके हैं 12। हमें क्या बोला गया है? ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ए में क्या हो जाएगा भाई? H1 से लेके H6, ये सभी आ जाएंगे इवेंट। फिर हम बात करेंगे बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। बी क्या इवेंट है कि 3 आ रहा है, तो हम लिखेंगे H3 और T3। दोनों में 3 बोला था उसने। उसके बाद हमें कहा जा रहा है भाई कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो हम लिख देंगे A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? H3। अब यदि हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A की, तो कितने केसेस हैं? 6। टोटल कितने केसेस हैं? 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात करें तो 2/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की हम बात करें तो ये आ रहा है 1/12। तो स्टूडेंट्स यदि आप गौर करें तो ये हमको क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसलिए हम कह सकते हैं इवेंट्स कैसे इवेंट्स हो चुके हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 ट्राई करेंगे, अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क। अ मैथ्स टीचर जो बिलीव करता है कि बच्चा कुछ क्वेश्चन तो ट्राई करे, तो आप जरूर कोशिश करिए, और यदि नहीं बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगेन ई का प्रोबेबिलिटी गिवन है, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो आप गौर करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 6th क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 9/50, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के इक्वल नहीं है, इसलिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहां हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया गया है 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है स्मॉल पी। हमें पी फाइंड आउट करना है। पहला केस दिया हुआ है, इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब क्या होता है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे अपनी मम्मा जब जाती हैं शॉपिंग करने, तो सेल्समैन या सेल्सगर्ल क्या बोलती है, मैडम ये बिल्कुल कैसा पीस है, एक्सक्लूसिव पीस है, मतलब ऐसा पीस किसी दूसरे के पास नहीं होगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। अब हम लगाएंगे हमारा 11th क्लास का फॉर्मूला, P ऑफ A यूनियन B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी 3/5 है, A का 1/2, दिस इज B एंड दिस इज 0। तो 2 3 6 -5 सॉल्व कर लें तो P का वैल्यू आ गया 1/10। अब एक कंफ्यूजन ये होता है एग्जाम में बच्चों को कि भाई ये जो हमने P की वैल्यू निकाली है और जो हम सेकंड सब पार्ट 2 करने जा रहे हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको केवल सब पार्ट 1 पूछा जाए या सब पार्ट 2 पूछा जाए, सो दे आर नॉट कोरिलेटेड। ओके, दूसरे में बोला गया है दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो P ऑफ ए कितना गिवन है अपने को क्वेश्चन में, हाफ, और P ऑफ बी कितना गिवन है P, तो ये आ जाएगा P/2। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी कितना है भाई, ये तो कॉमन डेटा है जो कि है 3/5, ए कितना दिया गया है हाफ, बी कितना दिया गया है P, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली है, दैट इज P/2। तो ये 3/5 माइनस 1/2, तो ये बचेगा 1/10, और सामने कितना चल रहा है P माइनस P/2, तो इसका उत्तर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/5। तो आपने देखा, सिंपल से दो कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है। पहली बात, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है हम फिर रिकॉल कर लेते हैं। टू इवेंट्स A and B are said to be independent if the probability of A intersection B is equal to probability of A times probability of B, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का कितना होता है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट स्पून फीडिंग है, आप मन से कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स में मुझे लिख के भेजें। यदि आपको डाउट रहा तो मैं आपको 8 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी मुझे लगता है एक लेवल वाला क्वेश्चन जो एक बच्चे ने करना ही चाहिए, काफी अच्छा
कंटेंट वाला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 करके बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया है? P ऑफ नॉट A एंड नॉट B। सो लेट अस रिकॉल जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, दैट वाज डी मॉर्गन्स लॉ। और हिंदी मीडियम में बच्चे जानना चाहेंगे, इसे कहते हैं डी मॉर्गन का नियम, जो क्या कहता है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इंटरसेक्शन की साइन पलट के क्या हो जाएगी बच्चों? यूनियन की साइन हो जाएगी। अब हमें सवाल में ये 1 का 1 लिख दिया। ये फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं भाई, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट में लिखेंगे टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन एरर। किसी कैलकुलेशन मिस्टेक को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसको ब्रैकेट में लिख के करें। तो P ऑफ A कितना लिखा है बच्चों? 1/4। P ऑफ B कितना दिया गया है हमें? 1/2। और अंत में P ऑफ A इंटरसेक्शन भी कितना लिखा है? 1/8। हम सभी के डिनोमिनेटर इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना हो गया? 2 + 4 6 - 1 5/8। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब उसी तरीके से 10th आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज P ऑफ A एंड B। दैट इज A एंड B का मतलब क्या होता है बच्चों? उस बंदे ने लिखा है P ऑफ A एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो P ऑफ A टाइम्स P ऑफ B ये हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यूज मिल जाएगी 11th क्वेश्चन में हमको? ये हमको मिल जाएगी 0.3 टाइम्स 0.6। और आप मानेंगे बच्चे इसमें मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं और 1.8 लिख देते हैं। तो एक बात हमेशा दिमाग में बैठाओ जो क्लास 10 में पढ़ाई गई थी, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज फ्लक्चुएट्स बिटवीन 0 एंड 1, अर्थात नेगेटिव भी नहीं हो सकती है और 1 से अधिक भी नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हमें पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B। नॉट B मतलब A चाहिए B नहीं चाहिए, तो कॉमन में से केवल A को रखेंगे, इंटरसेक्शन B को हटा देंगे बच्चों। तो A कितना लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखा है 0.3, जिसको 0.30 कर देते हैं अपन। दिस इज 0.18, ये उत्तर आ गया 0.12। इसी तरीके से नीदर A नॉर B, थर्ड पार्ट काफी इजी है, आप मन से ट्राई करिएगा। मैं आपको फोर्थ पार्ट बता रहा हूं, नीदर A नॉर B। तो यहां हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यही डी मॉर्गन्स लॉ फिर लगा देंगे यहां पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पे गौर करें कि डी मॉर्गन्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो ये आपके लिए सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे, उसके पहले काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। उसको याद करने का तरीका दिमाग में क्या कहा गया है हमको कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। इसमें ध्यान रखना, याद करो अपने चाइल्डहुड को। यदि मम्मा हमसे नाराज हो जाया करती थी और हम किसी बात के लिए जिद करते थे कि प्लीज मम्मा एटलीस्ट एक बार तो जाने दो, प्लीज मम्मा एक बार, तो मम्मा क्या कहती थी? अब तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। याद है? और ये एक्सपीरियंस आई थिंक ये स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हमें कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस। तो बचपन की बात, हमने बहुत जिद करी, मम्मा प्लीज एटलीस्ट एक बार तो एक मुझे जाने दो, तो मम्मा नाराज होकर क्या कहती थी? अब तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। उसी चीज को हम यहाँ लिंक करेंगे इसी से। ये बंदा बोल रहा है प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, हम बोलेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड, एक बार भी ऑड नहीं आएगा, मतलब तीनों बार क्या आएगा स्टूडेंट्स, इवन आएगा। अब एक बात बताइए, एक डाई में कितने इवन होते हैं और कितने ऑड होते हैं, तो 3 इवन होते हैं और 3 ऑड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 6, इसमें आधे इवन है और आधे ऑड हैं, तो इवन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई 3/6, इधर भी 3/6, इधर भी 3/6, ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 1/8 आ गया, तो इसका उत्तर आ गया 7/8। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देती है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे तो चीजें बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहेंगी, जो कि है हमारा 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात करते हैं अपन। तो 13th क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 balls are drawn with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls, दोनों बॉल्स रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो द फर्स्ट वन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल रेड होगी और दूसरी बॉल भी रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहली बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स 8/18, am I right? और हमें क्या कहा गया है, विथ रिप्लेसमेंट, मतलब वापस से रेड बॉल डाल दी गई है और दूसरी भी रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/18, तो ये है 4/9 कट के, ये 4/9, दैट इज 16/81। हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में क्या दिया गया स्टूडेंट्स हमको, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक बॉल कितनी है भाई 10, कुल बॉल्स कितनी है 18, और दूसरी रेड होनी चाहिए, रेड बॉल्स कितनी है 8, और टोटल बॉल्स कितनी है 18, तो ये हो गया 5/9, ये हो जाएगा 4/9, तो ये हो गया 20/81। तीसरा केस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, अब यहाँ लैंग्वेज का गेम है इंग्लिश का, यहाँ बंदा हमें क्या बोल रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर वन इज रेड, मतलब एक काली हो जाए और दूसरी लाल हो जाए, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि पहली काली आनी चाहिए बॉल और बाद में रेड आनी चाहिए, इट मे इंटरचेंज देयर पोजीशन, हो सकता है फर्स्ट बॉल रेड हो जाए, दूसरी बॉल क्या हो जाए ब्लैक हो जाए, तो यही चीज होगी, लेकिन कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2 times 20/81, दैट इज 40/81। तो आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को। तो टर्निंग पॉइंट कहां था हमारे क्वेश्चन में, टर्निंग पॉइंट था इधर, जब हमें कहा गया था कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर वन इज रेड, क्यों, क्योंकि उस समय 2 केसेस की पॉसिबिलिटी थी, 2 केसेस की क्या पॉसिबिलिटी थी, कि हो सकता है फर्स्ट रेड हो या सेकंड पोजीशन पे जाए, अकॉर्डिंगली में निकाला, तो यह हमारा ये 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14th की। तो 14th क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम करते हैं हमारा 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज भी काफी अच्छी है, और जब आप ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं सीबीएसई ने सर जो सैंपल पेपर इशू किया है, उसमें जो हमारा केस स्टडी का जो अंत वाला सवाल है उसे गौर करिएगा, तो आप इसको कहीं ना कहीं उससे को रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक बंदे ए को बोला गया प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो प्रॉब्लम उसको हल कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और कोई दूसरा स्टूडेंट को हल कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 1/3।
If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. मतलब कोई भी एक हल कर दे तो उसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी हल नहीं कर पाएगा, अर्थात P ऑफ A बार टाइम्स P ऑफ B बार। बच्चों तो P ऑफ A हाफ है तो P ऑफ A बार भी हाफ हो जाएगा, और P ऑफ B 1/3 है तो P ऑफ B बार कितना होता है, 2/3। याद करो क्लास 10th कैसे निकालते थे अपन बार के लिए, उसको 1 में से माइनस करते थे। फॉर्चुनेटली पहला वाला तो हाफ है तो 1 में से हाफ करेंगे तो हाफ बचा, और 1 में से 1/3 गया तो कितना बचा बच्चों, 2/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/3। नंबर 2, ये काफी अच्छा है सेकंड पार्ट। क्यों? क्योंकि यहां उस बंदे ने बोल दिया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, कोई एक ही उसको हल कर पाएगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए ने उसको हल कर दिया, बी नहीं कर पाया, एंड वाइसा वर्सा, ए नहीं कर पाया और बी उस काम को कर पाया, तो P ऑफ A तो हाफ है, P ऑफ B बार 2/3 हो जाएगा, P ऑफ A बार फिर हाफ है और ये 1/3 है। अब बच्चों कभी भी कैंसिलेशन नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, तो 2 1 जा 2 + 1 3/6, अर्थात उत्तर कितना आ गया इसका, 1/2। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। एज यूजुअल मैथ्स टीचर आई एम लिटिल बिट ग्रीडी, आई वांट दैट माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे यदि 2 में करूं 3 में करूं तो एक खुद कोशिश करें, जिससे कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाओगे। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, आप कितने भी वीडियोस देखें यूट्यूब पे, एग्जाम में कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन राइटिंग, because whatsoever you reproduce in the answer copy that will give you marks। कितना भी कंटेंट हमें आता हो, कितना भी समझ में आता हो, प्रॉब्लम आपने पीरियोडिकल्स में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं फेस की होती है, क्लास टेस्ट में भी, क्या कि अरे यार ये घर पे तो मुझे तैयारी अच्छी थी, यहाँ आके मैं क्यों अटक गया। क्यों? क्योंकि हम रिविजन करते समय कुछ स्टेप पे क्या करते हैं, हाँ ये तो हमें बन जाएगा, और ओरली आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं। हमें कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए प्रैक्टिस राइटिंग में ही करनी है। गॉट इट? तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे एंड दे विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स इन देयर मेन एग्जाम्स। सो लेट अस कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो मेनी सब पार्ट्स आर देयर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट वन फॉर यू। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, तो उस बंदे ने ई क्या बोला है, कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो भाई स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 मतलब 1/4। डन। एफ, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। जो एफ है वो एस यानी इक्का है, तो कितने इक्के होते हैं, 4, और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो ये आ गया 1/13। और बच्चों तीसरी चीज हमको मन से लिखनी पड़ेगी, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब ये E इंटरसेक्शन F क्या बला हो जाएगी, तो E इंटरसेक्शन F क्या बला है भाई, इक्का होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए, स्पेड का। तो स्पेड में कितने इक्के होते हैं, 1, और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/52। तो आप देखिए क्लियरली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और E की प्रोबेबिलिटी है 1/4, F की प्रोबेबिलिटी है 1/13, इनका मल्टीप्लाई से मैच कर रहा है। तो मैं चाहूंगा मेरे बच्चे अपने घर से बैठे बैठे मुझे उत्तर बोल के बताएं। ओ आवाज आ रही है, क्या आवाज ये आ रही है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? यस, दिस इज राइट। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि रवि सर ने आपको आज के लेक्चर में क्या बताया कि जब E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, E की प्रोबेबिलिटी और F की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल आ जाए, तो इवेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। सो वी कैन से दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
तो नाउ द बॉल्स इन योर कोर्ट बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सेकंड थर्ड सब पार्ट मन से करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की। हॉस्टल में 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं भैया? 60%। तो हम कैपिटल एच लिख रहे हैं 60% यानी 60/100। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40% है, तो 40/100। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों पढ़े जा रहे हैं, तो दोनों है मतलब इंटरसेक्शन, जो कि दिया है 20%, दैट इज 20/100। अब बच्चों जैसे आपको मैंने बात बोली थी कि हम कैंसिलेशन अभी नहीं करेंगे, क्यों? कि डिनोमिनेटर सेम होने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट हम हमारे अगले वीडियो बेस्ड थ्योरम में भी अप्लाई करने वाले हैं, और उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने से कैलकुलेशन काफी फास्ट और एक्यूरेट आता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो ध्यान देते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं एंड इंग्लिश भी नहीं पढ़ते हैं। तो इस सवाल में हमें किसे याद करना पड़ेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है हमें? इट इज 1 minus probability of E union H. So there's a formula is P of E plus P of H minus probability of E intersection H. So this is 60/100 plus 40/100 minus 20/100. 60 plus 40, 100. 100 minus 20, 80. सो हमारा फाइनल उत्तर कितना आ गया बच्चों? 20/100, दैट इज 1/5। ये हमारा ए सब पार्ट कंप्लीट होता है। अब जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पुराना हमने क्या पढ़ा है उसे रिकॉल करते रहना चाहिए। ऑथर भी यही चाहता है कि जो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है उसको आप कितना दिमाग में फीड कर चुके हो वो चेक करना चाहता है, जो हमारे सब पार्ट बी में आ रहा है। तो क्या आ रहा है बच्चों? उसने बोला है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब उसने हमको दे दिया है, मतलब हमको गिवन है। क्या गिवन है? कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो गिवन है। तो गिवन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रवि सर ने क्या बोला था? जो गिवन होता है वो बाद में आता है। और क्या फाइंड आउट करना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए मतलब ये निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, ये होता है। और तो भी यदि आपको कंफ्यूजन लगे तो आप मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल में मैंने पूरा ब्रीफ किया है किस चीज को हमने कैसे कंक्लूड किया है। तो बच्चों यदि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके मन में कुछ कंफ्यूजन भी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक एक बार फिर आपको शेयर कर दूंगा। आप जाएं, इसे देखें, समझें, और तो भी कोई डाउट हो तो रवि सर हैं। आगे बढ़ते हैं। तो P of E intersection H, that is my students 20/100। P of H कितना दिया है बच्चों? 60/100। देखिए हमारा काम कितना इजी हो गया, हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा। ये 100 कैंसल, हमारा उत्तर कितना आ गया? 1/3। तो अगेन a mathematics teacher, though we are having online mode, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप होमवर्क ट्राई करें। कौन सा वाला? सब पार्ट सी। अगेन द सेम स्टोरी, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? इंग्लिश और हिंदी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। तो उसे कोशिश करिएगा होमवर्क में करने की। और अब मैं आपको बता रहा हूं हमारे अंत के 2 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो आपको आने वाले आप जानते ही हैं। टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे इस बार आपके पेपर में? 18 एमसीक्यूज आएंगे, और 2 क्या आने वाले हैं आपके? असर्शन और रीजन। तो एमसीक्यूज करेक्टली आप कब कर पाएंगे बच्चों? जब आपका कोर पार्ट उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो हम चेक करते हैं कि अभी हमें कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है इन 2 एमसीक्यूज में। हमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। इवन प्राइम कितने होते हैं बच्चों? कोई बताएगा? कितने? 3।
दो, एक, यस, इवन प्राइम नंबर इकलौता एक ही है और वो कौन है? 2। हम पढ़ते हैं जूनियर स्कूल में क्लास 4th में, क्लास 3rd में, that 2 is the only even prime number। तो इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/6। ऐसा हम कितनी बार उसको टॉस कर रहे हैं? 2 बार टॉस, पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं बच्चों। तो पहली बार भी 1/6 और दूसरी बार भी 1/6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/36, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, तो आज हमने बात करी इस वीडियो में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की। अगेन बीइंग अ मैथ्स टीचर, मुझे फील हो रहा है कि मुझे एक सवाल और बच्चों को मेरे होमवर्क में देना चाहिए, तो मैं आपको इसका अंत वाला 18th क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूं। आप कोशिश करिए करने की, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। और जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी कहा, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसको राइटिंग में प्रैक्टिस में कीजिए, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें चीजें तुरंत क्लिक करेंगी और हमको कॉन्फिडेंट होके पेपर दे पाएंगे। सो हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय स्टूडेंट्स।